हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चैप्टर 1 है, एक क्लास हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण नियम, दूसरा पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ये कुछ टॉपिक को आज पढ़ेंगे। तो क्या आप लोग कॉपी कलम लेकर तैयार है? तो देखिए, पहले द्रव्यमान संरक्षण नियम को समझने के लिए बताते हैं। द्रव्यमान संरक्षण नियम, द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहता है कि देखिए, अभिक्रिया में जो भाग लेता है, जो तत्व क्या होता है या पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है, उसी मतलब जितना भाग लेगा। द्रव्यमान के मतलब, पहले द्रव्यमान का मतलब होता है भार। मतलब रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक और प्रतिफल बताए थे। अभिकारक और प्रतिफल आपको बताए थे। प्रतिफल ये दोनों बताए थे। अभिकारक मतलब जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले, और प्रतिफल मतलब जो अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें प्राप्त हो, तो उसे क्या कहेंगे? अब प्रतिफल कहेंगे। अभिकारक मतलब भाग ले, जैसे कि मान लीजिए H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O2। H2O होता है, तो आप लोगों को ये क्या है? अभिकारक है, ये प्रतिफल है। मतलब द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार मान लीजिए ये 10 ग्राम क्या है? 10 ग्राम मिर्च है। मिर्च प्लस 10 ग्राम हल्दी, ठीक है, हल्दी। ये 10 ग्राम है, 10 GM, और ये 10 GM है, ठीक है। 10 ग्राम ये है और 10 ग्राम ये है, दोनों मिलकर कितना हो गया? 20 ग्राम। मतलब द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार क्या कहता है कि जो जितना वजन होगा अभिकारक में, उतना ही हमें प्रतिफल के रूप में प्राप्त होगा। मतलब यहाँ पे क्या, मान लीजिए धनिया, मिर्च और हल्दी मिलकर धनिया बना, बताने के लिए, ठीक है, धनिया बना। धनिया कितना बनेगा जानते हैं? 10 और 10 कितना? 20 ग्राम। समझिए, समझने के लिए ऐसे बनेगा नहीं, बस बता रहे। देखिए, मान लीजिए 10 ग्राम ये है, 10 ग्राम ये, तो ये द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार क्या कहता है कि देखिए, जितना अभिकारक में होगा, जितना ग्राम मतलब जितना अभिकारक में भार होगा, उतना ही क्या होगा? प्रतिफल के रूप में प्राप्त होगा। मतलब अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ का न तो निर्माण होता है, मतलब निर्माण मतलब न तो बढ़ता है। इधर 20 ग्राम है, तो इधर क्या 40 ग्राम होगा? नहीं होगा। और कितना? 40 ग्राम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और एक और बात कहता है कि ना तो नष्ट ही होता है। मान लीजिए इधर क्या है? 20 ग्राम है ही, 20 ग्राम है, तो इधर क्या 10 ग्राम हो जाएगा? होगा? नहीं होगा। मतलब ना तो क्या होता है? पदार्थ का निर्माण ही होता है, ना तो नष्ट ही होता है। मतलब जितना भार होता है उतना ही रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। चाहे कोई भी पदार्थ का निर्माण हो, उसका गुण अलग ही क्यों ना हो, लेकिन भार जो होगा, परमाणु का भार, वो दोनों क्या होगा? दोनों तरफ बराबर होगा। क्या आप लोगों को समझ में आया? द्रव्यमान संरक्षण नियम मतलब जितना हमें अभिकारक में द्रव्यमान होगा, उतना ही प्रतिफल के रूप में हमें द्रव्यमान प्राप्त होगा। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम समझ में आ गया? चलिए लिख लीजिए आप इसको। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार क्या होता है कि द्रव्यमान किसी भी अभिक्रिया में, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फल स्वरूप न तो पदार्थ का निर्माण होता है, न तो क्या होता है? पदार्थ का निर्माण ही होता है, और न ही नष्ट होता है। न तो पदार्थ का निर्माण होता है, और ना ही पदार्थ क्या होते हैं? नष्ट होते। पदार्थ नष्ट होते हैं, ठीक है, नष्ट होते हैं। क्या होते हैं? ना तो पदार्थ क्या होता है? निर्माण होता है, और ना ही
पदार्थ का निर्माण होता है, सॉरी नष्ट होता है ना, तो क्या होगा निर्माण होगा। मतलब क्या, कोई नया वजन क्या होगा, नया नहीं बढ़कर आएगा। मतलब जितना वजन होगा उसी के फलस्वरूप हमें क्या प्रतिफल के रूप में प्राप्त होगा। चाहे पदार्थ क्या हो, गुण बदल जाए, उसका रंग बदल जाए, चाहे ताप उत्पन्न करे, लेकिन फिर भी हमें क्या होगा, जितना द्रव्यमान अभिकारक के रूप में होगा उतना ही प्रतिफल के रूप में प्राप्त होगा। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? नष्ट होता है, इसे ही क्या कहेंगे, इसे ही द्रव्यमान संरक्षण नियम कहते हैं, ठीक है, नियम कहते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आ गया द्रव्यमान संरक्षण नियम? अब क्या पढ़ेंगे, उत्प्रेरक पढ़ेंगे। क्या चीज? उत्प्रेरक के बारे में समझिए। देखिए उत्प्रेरक में क्या होता है, बस एक एग्जाम्पल से मान लीजिए क्या है, ये एक क्या है, ये रामू है और ये क्या है, ये क्या है, मदन है, ठीक है, मदन। और ये दोनों क्या होता है, उत्प्रेरक का काम क्या है, इस दोनों में मार करा देना मतलब क्या, अभिक्रिया करा देना। मतलब क्या, मान लीजिए इधर क्या आ गया, मोहन क्या किया, ये क्या किया, ये लड़का मोहन ने क्या किया कि ये कहा कि ये उत्प्रेरक है, ठीक है, समझने के लिए। देखिए मोहन ने क्या किया कि इस दोनों में अभिक्रिया, मतलब लड़ाई कराने के लिए बोल दिया, ये तुम्हें, रामू को बोला मदन तुम्हें गाली दे रहा है, तो ये जाकर एक फेंट धर दिया, तो क्या हो गया, इस दोनों में क्या हो गया, अभिक्रिया, मतलब लड़ाई हो गया। और लड़ाई कौन करवाया, तो ये मोहन। तो मोहन क्या हो जाएगा, उत्प्रेरक हो जाएगा। इस दोनों में क्या हो गया, मार हो गया, एक नया पदार्थ बन गया, ठीक है, एक नया पदार्थ यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो उत्प्रेरक का काम क्या है कि अभिक्रिया करा देना, ठीक है, किसी भी में अभिक्रिया करा देना। जैसे कि देखिए अभिक्रिया को दर को बढ़ा देना तो उत्प्रेरक होता है। अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। क्या यहाँ पे ये दोनों लड़ाई कर रहा है, ये मोहन क्या इसके साथ ये दोनों को भी मार रहा है, नहीं ना, ये बस बोला और ये दोनों आपस में लड़ गए, तो क्या हो गया, ये उत्प्रेरक हो गया, अभिक्रिया में भाग बिल्कुल नहीं लेता है, ठीक है। उत्प्रेरक का मतलब जैसे कि देखो CaCO3 होता है, ये क्या होता है, CaCO3। यहाँ पे क्या होगा, आग जलाएंगे तो आग क्या हो जाएगा, उत्प्रेरक हो जाएगा। और जैसे ही आग जलाएंगे तो क्या होगा, अभिक्रिया में तो ये भाग नहीं ले रहा, लेकिन हमें CaO प्राप्त होगा प्लस CO2 प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया? तो उत्प्रेरक का काम क्या है, अभिक्रिया के दर को बढ़ा देना। तो उत्प्रेरक समझ में आया। तो आप चलते उत्प्रेरक का परिभाषा लिखेंगे क्या, कि वैसा पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग न ले किंतु अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे, तो उसे क्या कहेंगे, उत्प्रेरक कहेंगे। क्या आप लोग को समझ में आया उत्प्रेरक? तो वैसा पदार्थ जो क्या हो, अभिक्रिया में भाग न ले, लिखेंगे वैसा पदार्थ जो अभिक्रिया में क्या हो, अभिक्रिया में भाग न ले किंतु क्या हो, किंतु अभिक्रिया की दर को क्या करे, दर को बढ़ा दे, ठीक है, बढ़ा दे। अभिक्रिया में भाग न ले किंतु अभिक्रिया के दर को बढ़ा दे, उसे क्या कहेंगे, उसे उत्प्रेरक कहेंगे, उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। समझ में आ गया? उत्प्रेरक किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग न ले किंतु क्या हो, अभिक्रिया के दर को बढ़ा दे। जैसे देखिए ये अभिकारक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पदार्थ अभिकारक, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उत्प्रेरक, और फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होगा, प्रतिफल, ठीक है। ये समझने के लिए लिख लीजिएगा, ठीक है। तो उत्प्रेरक क्या हो जाएगा, जैसे आप लोगों को हम प्रकाश संश्लेषण का समीकरण बताए थे, उसमें उत्प्रेरक क्या था, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल।
तो उत्प्रेरक को हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, ये तीर एरो के चिन्ह के ऊपर। समझ में आ गया उत्प्रेरक क्या है। अब चलते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, और रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, समीकरण देखिए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण में देखिए पहले क्या होता था, वैज्ञानिक जो होते थे बहुत पहले, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कोई संकेत सूत्र नहीं था, कार्बन का कोई संकेत नहीं था। कार्बन जैसे कि पहले मान लीजिए, पहले कैसे अभिक्रिया होती थी, कार्बन कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमें क्या प्राप्त होगा, कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, कितना बड़ा लिखना पड़ रहा है, देख रहे हैं। पहले ऐसे होता था अभिक्रिया, ठीक है। तो पहले परमाणु का बारे में पता नहीं था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सभी के बारे में कुछ नहीं पता था। तो पहले ऐसे अभिक्रिया कराए जाते थे। अब बहुत परेशानी हो रही थी ऐसे में, तो क्या हो गया, इस सब का कुछ का सूत्र लाया गया और कुछ चीजों को संकेत के रूप में लिखने जाने लगा। जैसे देखिए कार्बन का क्या अभी लिखते सी, ऑक्सीजन का O तो 2 लिख देंगे यहाँ, 2 कार्बन अकेले, ऑक्सीजन अकेले नहीं रहता है, बॉन्ड बनाकर रहता है। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाया, देखिए बन गया, कितना आसान है। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को क्या करते हैं, उनके संकेत के रूप में या फिर उनके सूत्रों के रूप में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण में क्या होता है, उसके सूत्रों के रूप में व्यक्त करते हैं, उसके संकेतों के रूप में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो क्या रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक समीकरण क्यों बनाया गया, तो रासायनिक समीकरण देखिए, रासायनिक समीकरण को संकेत सूत्र रूप में इसलिए लिखे जाने लगा क्योंकि ये देखिए हिंदी तो सभी जगह एक जैसा नहीं होता है, देखिए। और कार्बन ऑक्सीजन CO2 ये पूरा वर्ल्ड में है, पूरा वर्ल्ड में जाएगा तो कार्बन को C से ही सूचित किया जाता है, ऑक्सीजन को O से ही। तो ये पूरी दुनिया में समझने में आसानी हो इसलिए संकेतों और सूत्र के रूप में लिखे जाने लगे। बस ये समझाने के लिए था। देखिए क्या होगा, ये मिटा देते हैं, उतार लीजिएगा। देखिए रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को संकेतों एवं क्या करना, संकेतों एवं सूत्रों के रूप में, संकेतों एवं सूत्रों के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है, व्यक्त करना रासायनिक क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है, समीकरण कहलाता है। देखिए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को उनके संकेतों एवं सूत्रों द्वारा व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे वहाँ पे लिखे थे वैसे एक उदाहरण लिख दीजिएगा, ठीक है। H2 + O2 = ρH2 ऐसे करके, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन = जल लिखकर ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं बताना कमेंट में। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो रासायनिक समीकरण अब 2 प्रकार के होते हैं। पहला संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। आगे हम जानेंगे संतुलित करना और असंतुलित। पहले हम संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में जानते हैं। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण पहले लिख लीजिए। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार
के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, ठीक है। और दूसरा क्या है? असंतुलित, असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण में क्या डिफरेंस? देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण जिसमें क्या हो, अभिकारक और प्रतिफल क्या हो, दोनों क्या हो, समान हो। संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है? अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ क्या हो, इक्वली हो, बराबर हो। मतलब जितना, जैसे देखिए एक एग्जांपल से समझाते हैं। H2 प्लस O2 इज इक्वल टू क्या होगा? 2H2O। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है, और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 4 है। तो कितना लिखेंगे? यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो 2 दूनी 4। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2 है ना, ये 2 सभी से गुना होगा, इसमें भी गुना होगा, इसमें भी, ठीक है, शुरू में जो लगता है। देखिए, तो संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है? दोनों तरफ प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या क्या हो, समान होता है। जितना परमाणु इधर होगा 2 दूनी 4, हाइड्रोजन का परमाणु कितना है? 4 है। इधर भी हाइड्रोजन का कितना होना चाहिए? 4 ही होना चाहिए। ऑक्सीजन का 2 है, यहाँ देखिए, तो यहाँ भी ऑक्सीजन का कितना होगा? 2 ही होना चाहिए। दोनों तरफ प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या अगर समान है तो उसे क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्वों की या दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या समान न हो तो उसे क्या कहेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित असंतुलित रासायनिक समीकरण दोनों समझ में आया आप लोगों को? देखिए, इसका भी एक एग्जांपल लिख लीजिए। H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2HCl। HCl के बारे में जानते हैं? H2 प्लस Cl2 मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड एसिड। तो देखिए, हाइड्रोजन मिला, क्लोरोफिल, क्लोरीन, देखिए इसका भी 2 है परमाणु, यहाँ भी 2 है, और ये भी यहाँ से भी, इसमें भी गुना होगा तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। तो ये क्या है? प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान है, तो ये क्या हो जाएगा? संतुलित, और ये असंतुलित। अब इसका परिभाषा लिख लीजिए। बाकी आप लोग समझ गए यहाँ तक? संतुलित ये पूछा जाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसके प्रकार का वर्णन करें, ऐसे रहता है, ठीक है। तो लिख दीजिएगा आप लोग, बिल्कुल लिख दीजिएगा। देखिए, अब यहाँ पे लिखा देते, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान हो तो उसे क्या कहेंगे? संतुलित। वैसा रासायनिक समीकरण, वैसा रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण जिसमें क्या हो, समीकरण जिसमें क्या हो, प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या क्या हो, परमाणु संख्या समान हो, क्या हो, समान हो, उसे क्या कहेंगे? उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण समझे, जिसमें प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2HCl, ठीक है। तो ये क्या है? संतुलित है। अब असंतुलित का परिभाषा लिख लीजिए, समझ गए काफी। असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है, समीकरण संतुलित असंतुलित रासायनिक समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्व की, मतलब वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें
अभिक्रिया के दोनों पक्षों में परमाणु संख्या समान न हो तो उसे क्या कहेंगे? असंतुलित। वैसा रासायनिक समीकरण लिखेंगे, वैसा रासायनिक समीकरण, ठीक है, लिख लो समीकरण पूरा, समीकरण जिसमें क्या हो, जिसमें प्रत्येक मत लिखो, जिसमें अभिक्रिया के दोनों पक्षों में, जिसमें अभिक्रिया के दोनों पक्षों में परमाणु संख्या समान क्या हो, समान न हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे असंतुलित क्या कहेंगे? उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन बराबर नहीं है तो इसलिए क्या हो जाएगा? असंतुलित। आप लोगों को ये समझ में आया? पहले हम पढ़ाए द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा पढ़ाए उत्प्रेरक किसे कहते हैं, तीसरा पढ़ाए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, चौथा पढ़ाए रासायनिक समीकरण के प्रकार कितने हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण और एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा, समझ में आया? तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना और आप लोग नेक्स्ट क्लास में भी ज़रूर आना। और मैं पॉलिटिकल का क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ सामाजिक विज्ञान में, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना।